नमस्कार, मैं एडवोकेट प्रशांत कान्हा आपका अपने इस अपार्टमेंट लॉ अवेयरनेस वीडियो सीरीज़ में स्वागत करता हूं। और आज के इस वीडियो में मैं बात करूंगा कि किस प्रकार से एक अपार्टमेंट ओनर एसोसिएशन उत्तर प्रदेश में अपने प्रमोटर से अटके हुए IFMS मनी और सिंकिंग फंड को रिकवर कर सकता है। लेकिन शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि कृपया जो शुरू में मेरे वीडियो के जो डिस्क्लेमर दिखाया गया उसको अवश्य पढ़ें, और कभी भी कोई भी लीगल स्टेप जो मेरे द्वारा सुझाए गए हैं या किसी के भी द्वारा इंटरनेट पर सुझाए गए हैं उनको लेने से पहले अपने किसी जानकार कानूनी सलाहकार से उस पर राय मशवरा अवश्य करें। तो शुरू करते हैं कि किस प्रकार से एक अपार्टमेंट ओनर एसोसिएशन उत्तर प्रदेश में अपने बिल्डर से IFMS मनी और सिंकिंग फंड को कलेक्ट कर सकता है। सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि IFMS मनी और सिंकिंग फंड क्या होता है। ये दोनों ही मनी थ्रू कॉन्ट्रैक्ट यानी कि कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन जो कि बिल्डर बायर एग्रीमेंट या मेंटेनेंस एग्रीमेंट जो कि आप बिल्डर के साथ करते हैं, एक अपार्टमेंट ओनर जो अपने प्रमोटर के साथ करता है, उसके अंतर्गत इसकी लेन देन की जाती है। इस एग्रीमेंट के हिसाब से जो IFMS मनी होता है वो मेंटेनेंस के अगेंस्ट एज अ सिक्योरिटी एक बिल्डर अपने पास रखता है तब तक के लिए जब तक कि वो सोसाइटी को मेंटेन कर रहा है। उत्तर प्रदेश के अंदर किसी भी ग्रुप हाउसिंग कॉम्प्लेक्स का मेंटेनेंस बिल्डर सिर्फ तब तक कर सकता है जब तक कि उसमें मिनिमम 60% लोगों की ऑक्यूपेंसी नहीं हो जाती। जिस दिन 60% ऑक्यूपेंसी हो गई किसी भी ग्रुप हाउसिंग कॉम्प्लेक्स की, उस दिन यह बिल्डर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वह वहाँ पर एक अपार्टमेंट ओनर एसोसिएशन बनाए और उस अपार्टमेंट ओनर एसोसिएशन को बना करके सारे कॉमन एरिया फैसिलिटीज़ और मेंटेनेंस का राइट उस अपार्टमेंट ओनर एसोसिएशन को दे दे। ऐसा सेक्शन 14(5) में कहा गया है। और उसी के प्रोविजन में कहा गया है कि जब अब कॉमन एरिया फैसिलिटीज़ का हैंडओवर किया जाएगा तो उसी के साथ साथ इंटरेस्ट फ्री मेंटेनेंस सिक्योरिटी का भी हैंडओवर कर दिया जाएगा। लेकिन सिचुएशन ग्राउंड रियलिटी पे काफ़ी डिफरेंट है, आप सभी लोग जानते हैं, इसीलिए शायद ये वीडियो देख रहे हैं कि बिल्डर ना तो अपार्टमेंट ओनर एसोसिएशन बनाता है और ना ही ये सारी फैसिलिटीज़ हैंड ओवर करता है कॉमन एरिया की, और ना ही कोई इंटरेस्ट फ्री मेंटेनेंस सिक्योरिटी देता है। बायर्स किसी तरीके से लड़ झगड़ करके कानूनी कोर्ट में जा कर के अपनी अपार्टमेंट ओनर एसोसिएशन को रजिस्टर भी करा लेते हैं, लेकिन उसके बाद लड़ाई आती कॉमन एरिया फैसिलिटी को लेने में, इसमें भी बहुत साल लग जाते हैं। ये सब बिल्डर सिर्फ इसलिए करते हैं क्योंकि उनको एक कांस्टेंट सोर्स ऑफ इनकम उस प्रोजेक्ट से मिलती रहती है, और कोई उनके आकर के अगर मांगता भी है तो वो अपनी तरफ से बिना कानूनी लड़ाई लड़े नहीं देते हैं। तो चलिए, ये सब बातें हो गई। अब हम मानते हैं कि आप एक ऐसी सोसाइटी है, अपार्टमेंट ओनर एसोसिएशन है, जहाँ पर कि एसोसिएशन इस समय बन चुका है और वो GVM वगैरह कॉल करने के लिए ऑल एम्पावर्ड है। तो जब हम अपार्टमेंट ओनर की डेफिनेशन की बात करते हैं तो उसमें जो ऐसे प्रमोटर्स हैं या ऐसे लैंड होल्डर्स हैं जिन्होंने लैंड को लीज़ पर लेकर के और उस पर बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करी है और लैंड की जो लीज़ का टर्म है वो 30 ईयर से ज़्यादा का है। तो इस डेफिनेशन के हिसाब से नोएडा, ग्रेटर नोएडा या फिर जितनी भी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी हैं या कोई भी डेवलपमेंट अथॉरिटी जहाँ पर लीज़ पर बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करी गई है, लैंड लीज़ पर है, तो वहाँ पर प्रमोटर या जो लीज़ होल्डर है वो भी अपार्टमेंट ओनर की डेफिनेशन में आएगा। दूसरी जो इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जब तक कि सारे फ्लैट्स बिक नहीं जाते तब तक उन अनसोल्ड फ्लैट्स के अगेंस्ट में प्रमोटर एसोसिएशन को मेंटेनेंस चार्जेस देता रहेगा। तीसरा जो इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है वो है कि कॉमन एक्सपेंसेस क्या होते हैं। कॉमन एक्सपेंसेस को 2 पार्ट में डिफ़ाइन किया गया अपार्टमेंट एक्ट में। पहले पार्ट में लिमिटेड डेफिनेशन दी गई है कि जो भी एसेंशियल चीज़ें हैं, एक्सपेंसेस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, मेंटेनेंस, रिपेयर और रिप्लेसमेंट ऑफ द कॉमन एरिया एंड फैसिलिटी, utilities, equipments and machineries and all other sums assessed against the owners of apartment by the association of apartment owner। और दूसरी जो डेफिनेशन है सेकंड पार्ट में वो ये है, एक्सपेंसेस डिक्लेयर्ड एज कॉमन एक्सपेंसेस बाय द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट, द मॉडल बायलॉज और एग्रीड अपॉन बाय द एसोसिएशन ऑफ अपार्टमेंट ओनर। यानी कि एक मीटिंग कॉल करके, जनरल बॉडी मीटिंग कॉल करके एसोसिएशन किसी भी सम को कॉमन एक्सपेंस डिक्लेयर कर सकता है। तो इन जो 3 मैंने आपको कानून बताए, तीनों चीज़ें कि एक प्रमोटर भी अपार्टमेंट ओनर है जब तक कि वो अपने फ्लैट्स सोल्ड आउट नहीं कर देता और उसमें किसी और को पोजीशन नहीं दे देता, उसके अगेंस्ट में
पे करने की लायबिलिटी प्रमोटर की है, और तीसरी ये कि सारे अपार्टमेंट ओनर्स मिल करके मीटिंग करके किसी भी चार्ज को कॉमन एक्सपेंस डिक्लेयर कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए अपार्टमेंट ओनर एसोसिएशन को अपना IFMS रिकवर करने के लिए क्या करना है, अगर बिल्डर थ्रू एग्रीबल टर्म्स और आपको हैंडओवर नहीं कर रहा है IFMS को, तो ऐसी सिचुएशन में सबसे पहले जो आपका बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट है अपार्टमेंट ओनर एसोसिएशन का, दे शुड कॉल अ जनरल बॉडी मीटिंग विद स्पेसिफिक एजेंडा regarding common expenses, declaration of certain expenses as common expenses and recovery process thereof. अब यहाँ पर ध्यान ये देना है कि एसोसिएशन बने हुए 12 महीने हो गए हैं और 12 महीने के बाद ही ऐसी GBM कॉल की जा सकती है। क्यों, वो मैं आगे बताऊँगा। तो अभी देखिए एक GBM आप कॉल करेंगे, उसके अंदर एजेंडा होंगे आपके 3, और 3 एजेंडा, उसके अंदर जो आपका एजेंडा होगा वो होगा discussion on common expenses, declaration of certain expenses as common expenses and recovery process thereof. इसमें आप चाहें तो आप एक्सप्लेनेशन भी दे सकते हैं, जैसा भी आपका ये बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट का डिसीजन होगा कि अगर आप एक्सप्लेनेशन देना चाहते हैं तो दे सकते हैं। तो जब GBM कॉल होगी तो वहाँ पर आपको जो एक्सप्लेनेशन देना है वो ये कि IFMS का सम बिल्डर के अगेंस्ट में बचा हुआ है और बिल्डर इस IFMS सम की पेमेंट नहीं कर रहा, उसके इतने सारे अनसोल्ड फ्लैट्स हैं, और जो IFMS मनी ड्यू है बिल्डर पर और जो सिंकिंग फंड ड्यू है उसको हम कॉमन एक्सपेंसेस डिक्लेयर करते हैं, और वो सारे कॉमन एक्सपेंसेस को एज अ चार्ज, हाँ, दैट विल बी क्रिएटेड एज अ चार्ज ऑन द अनसोल्ड प्रॉपर्टी ऑफ द बिल्डर। तो जिन अपार्टमेंट ओनर एसोसिएशन ने हैंडओवर ले रखा होगा उसमें आपने देखा होगा कि बिल्डर शुरू में ये क्लॉज ज़रूर डालने की कोशिश करता है कि द अपार्टमेंट ओनर एसोसिएशन विल हैव नो राइट, टाइटल और इंटरेस्ट व्हाटसोएवर ऑन द अनसोल्ड अपार्टमेंट्स ऑफ द प्रमोटर। वो ऐसा सिर्फ इसीलिए लिखता है क्योंकि उसको पता है ये कहीं ना कहीं कि कानून में ऐसा प्रोविज़न दे रखा है, इसलिए वो पहले से ही लेकर के चलता है। तो जो लोग इग्नोरेंट हैं अबाउट अपार्टमेंट एक्ट वो उसको साइन भी कर देते हैं ऐसे अपार्टमेंट ये कॉमन एरिया फैसिलिटी के हैंडओवर के एग्रीमेंट को। पर ध्यान रहे ऐसा कभी भी अगर कोई क्लॉज है तो उसको कट करें और उसको साइन ना करें। तो जब आपकी जनरल बॉडी मीटिंग हो जाएगी तो उसमें आपका रिजोल्यूशन पास हो जाएगा दैट द IFMS एंड द सिंकिंग फंड ड्यू अपॉन द promoter is declared as a common expenses unanimously and that the sum due is divided equally amongst the particular unsold। मतलब आपको स्पेसिफिकली मेंशन करना पड़ेगा कि बिल्डर के कौन से फ्लैट्स या शॉप्स या इंडिपेंडेंट एरिया अनसोल्ड है और उनका यूनिट नंबर लिखते हुए लिखना पड़ेगा कि अगेंस्ट दीज फ्लैट्स शॉप्स, हाँ, दी IFMS चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली। अब एक बार आपके GBM में जब रिजॉल्व हो गया कि इन फ्लैट्स पर चार्ज है तो इसकी आप इन्फॉर्मेशन तुरंत कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, सब रजिस्ट्रार जहाँ पे फ्लैट्स की रजिस्ट्री होती है वहाँ पर दे दें कि इन सब पे हमारा चार्ज हो गया है, चार्ज है इन पर, और ये किसी को भी बेचे ना जाएं और बिल्डर को भी इसकी कॉपी भेजें। इसके बाद जो आपको अगला स्टेप लेना है वो सेक्शन 20 के अंदर लेना है, सेक्शन 20 ऑफ द उत्तर प्रदेश अपार्टमेंट एक्ट के अंदर लेना है, जहाँ पर कि आपने पार्ट 1 में चार्ज क्रिएट किया है। अब जो सबसेक्शन 2 है उसके अंतर्गत आप एक एप्लीकेशन फाइल करेंगे थ्रू द बोर्ड अलॉन्ग विद द सर्टिफाइड कॉपी ऑफ द बोर्ड रिजोल्यूशन। कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के समक्ष ये आपकी एप्लीकेशन पेश होगी कि ये जो फ्लैट्स हैं प्रमोटर के, इसके ऊपर IFMS को ले करके इतने का चार्ज क्रिएट किया गया है कॉमन एक्सपेंसेस को, IFMS को कॉमन एक्सपेंस डिक्लेयर करके, और उन फ्लैट्स के ऊपर ये चार्ज है और इसको जो है कॉम्पिटेंट अथॉरिटी रिकवर कराए एज एरियर्स ऑफ लैंड रेवेन्यू, क्योंकि ऐसा सेक्शन 20(2) में लिखा है। 20(2) में क्या लिखा मैं पढ़ देता हूँ। द एसोसिएशन ऑफ अपार्टमेंट ओनर्स में अप्रोच द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी विद अ रिक्वेस्ट फॉर रिकवरी ऑफ अमाउंट लाइंग अनपेड फॉर अ पीरियड ऑफ मोर देन 12 months and which is due towards the common expenses payable in respect of an apartment, and the competent authority on being satisfied shall take appropriate action for its recovery from the owner of that apartment as arrears of land revenue। अब देखिए एरियर्स ऑफ लैंड रेवेन्यू क्या होता है, जब भी सरकार का कोई बकाया किसी भी नागरिक के ऊपर हो जाता है तो उसको एज एरियर्स ऑफ लैंड रेवेन्यू रिकवर किया जाता है। मतलब उसका घर बार कुछ भी बेचा जा सकता है
अपनी रिकवरी करने के लिए सरकार के द्वारा। इसका जो रेगुलेशन है वो है उत्तर प्रदेश रेवेन्यू कोड 2006 और जो रूल्स हैं वो है उत्तर प्रदेश रेवेन्यू रूल्स 2016। इसके अंतर्गत कलेक्टर को पावर है कि वो किस तरीके से एक रिकवरी सर्टिफिकेट को एनफोर्स करेगी। तो जब एक बार आपके एसोसिएशन के द्वारा जीबीएम में अनसोल्ड फ्लैट के ऊपर चार्ज क्रिएट कर दिया जाएगा और तब उसके बाद एक आप एप्लीकेशन लगाएंगे कॉम्पिटेंट अथॉरिटी पर। कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ऑन द बेसिस ऑफ द रिजोल्यूशन इट विल इशू अ रिकवरी सर्टिफिकेट अगेंस्ट द बिल्डर विच विल बी एनफोर्सेबल बाय द कलेक्टर अंडर द उत्तर प्रदेश रेवेन्यू कोड। और उनकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कलेक्टर की, जो अनसोल्ड फ्लैट है उनको बेचा जाए, उनका ऑक्शन किया जाए और उससे जो पैसा आए वो एसोसिएशन के खाते में जमा करा दिया जाए, ना कि वो अनसोल्ड फ्लैट्स के जो पैसे हैं वो बिल्डर को नहीं जाएंगे। तो अगर अब आपको लगता है कि आपको प्रॉब्लम है आईएफएमएस की, तो आप जो मैंने ये प्रक्रिया बताई अपार्टमेंट एक्ट से उसको अपनाएं और अपने मनी को रिकवर करें। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूज़न है तो कृपया कमेंट बॉक्स में लिख करके आप वो क्वेरीज़ मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर कहीं पर मैंने कोई बात छोड़ दी है या कोई इम्प्रूवमेंट मुझे करना है, आपको ऐसा लगता है, या फिर कोई गलत बात मैंने बोली है, तो ज़रूर उसको कमेंट में आप मुझे बताएं ताकि सही इन्फॉर्मेशन सबको पहुंच सके। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।